तुम पसंद आए थे ये इत्तेफाक था, मगर तुम ही पसंद रह गए ये इश्क है। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल? सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम अल्टरनेटिंग करंट को एसी भी कहते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, जहां पर भाई हम एसी कहेंगे तो उसका मतलब एसी कूलर फंक कूलर नहीं है, एसी कूलर जो ठंडा करता है, ये अल्टरनेटिंग करंट है। जहां पर हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा की, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रत्यावर्ती धारा के बारे में डिस्कस किया था। प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर था, उसमें हमने क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा, इन सारी बातों पर डिस्कस किया था। फिर भी अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। अगर नहीं भी देखी तो इस वीडियो में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो अल्टरनेटिंग करंट से कुछ ऐसी बातें जुड़ी हुई हम करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और आपकी लाइफ के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होंगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और एक खास बात, जो भी हम यहाँ चीजें बोर्ड पर नहीं नोट करेंगे उन्हें हम आपको नोट्स के माध्यम से आपको वीडियो के लास्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। तो कोशिश यही है हमारी कि सारी चीजें आपको यहीं से समझ में आ जाए, आप सारी चीजें खुद से नोट्स बना लें, यही बेहतर होता है। लेकिन फिर भी आप लेजी पर्सन हैं, लेजी पर्सन नहीं कहने का मतलब है, आप अगर समय बचाना चाहते हैं तो हमारे नोट्स को जरूर फॉलो कर लेंगे, वहां से उसको डाउनलोड कर लें या फिर स्क्रीनशॉट लेकर उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो बातों में वक्त जाया नहीं करेंगे और शुरू करते हैं हम आज सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा। तो दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा होता क्या है? ऐसी धारा जो समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होती रहती है, उसी को हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। जो हमारे घरों में बिजली आती है, ये हमारी प्रत्यावर्ती धारा होती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि धारा दो प्रकार की होती है। करंट मित्र क्या होता है? दो प्रकार का होता है। ठीक है, करंट यानी धारा। तो हम बात कर रहे हैं धाराएं दो प्रकार की होती हैं। एक हमारा होता है अल्टरनेटिंग करंट और एक होता है हमारा डीसी करंट। तो यहां पर हम कहेंगे एक होता है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसी कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, इसके लिए हमने डायग्राम बनाया था मित्र। डायग्राम में हमने ये चीज आपको बताया था कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो इस प्रकार से होती है, ऐसे चलती है। एक बार धारा का मान बढ़ता है और एक बार उतना ही धारा का मान क्या होता है, घट जाता है, माइनस हो जाता है ना। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में हमने ये चीज डिस्कस किया था, फिर भी कोई बात नहीं है। ये है प्रत्यावर्ती धारा का डायग्राम, और आपने बहुत बार देखा होगा किसी परिपथ में हम इस प्रकार के सिंबल्स दिखाते हैं, वो प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत होता है। और बात करें अगर दिष्ट धारा की, तो दिष्ट धारा जो होती है उसके लिए हम ग्राफ इस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर धारा हर चक्र में क्या होती है, हमें प्राप्त होती है, और यहाँ पर परिपथों में हम दिष्ट धारा जो होती है वो उसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, प्लस और माइनस, इसको कहते हैं बैटरी। मित्र, जहां भी आपको प्लस माइनस दिखाई दे वो हमारा क्या होता है, दिष्ट धारा। क्या होता है, दिष्ट धारा होती है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में मित्र कहते हैं डायरेक्ट करंट यानी डीसी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ होता है, और परिपथों में हम उनको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा, कभी भी जहां भी आपको किसी भी सोर्स में प्लस और माइनस लिखे हुए दिखाई देंगे, वहां पर आप समझ लेंगे वो चीज क्या है, दिष्ट धारा है। जहां पर करंट मिले और वहां पर प्लस माइनस न लिखा हो तो वो हमारा क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। जैसे आप जानते हैं, जो रिमोट में या फिर दीवाल घड़ी में या जहां भी सेल होता है, जो पेंसिल सेल होती है, वहां पर आप देखते हैं एक साइड में प्लस, एक साइड में क्या होता है, माइनस लगा होता है। अब ट्रैक्टर, इन्वर्टर, इन सब की बैटरीज भी देखेंगे तो एक टर्मिनल पर प्लस और एक टर्मिनल पर
माइनस लिखा होता है। तो जहां भी प्लस माइनस फिक्स आपको दिखाई दे वो हमारा क्या होता है, दिष्ट धारा कहलाएगा। और इसको इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है परिपथों में, ठीक है। और जहां पर प्लस माइनस न दिखाई दे वो हमारा क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। ये ग्राफ में हम इसको किसी भी परिपथ में ऐसे दिखाते हैं और इनके ग्राफ इस तरह से होते हैं। क्लियर? अब समझो जैसे घरों में जो बिजली आती है, आपने कभी देखा है कि आप जब भी उसमें प्लग लगाते हैं या फिर तार बोर्ड में डालते हैं तो कभी आप ऐसा नहीं सोचते हैं कि हम लाल वाले को इस पिन में डालें और ब्लैक वाले को इस पिन में डालें, ऐसा नहीं सोचते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर प्लस माइनस फिक्स ही नहीं होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बात मैं करूं प्रत्यावर्ती धारा के परिभाषा की, तो आपको यहाँ पर परिभाषा क्या लिखनी है, यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी है मित्र। परिभाषा, परिभाषा क्या लिखेंगे मैं बोल रहा हूं, बाकी आपको नोट्स में मिल भी जाएगा। ऐसी धारा जो समय के साथ आवर्ती रूप से बदलते रहते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। इसके लिए डायग्राम आपको इस तरह से बनाना है मित्र, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होती है, ये हमारा 0 पॉइंट होता है। यहाँ पर हमें धारा क्या होती है, ऊपर पॉजिटिव मिलती है और नीचे उतनी ही धारा क्या होती है, माइनस हो जाती है मित्र। ये हमारा एक चक्र की बात है। सोचिए अगर आप इस चीज को यहाँ पर ऐसे लगा दें तो यह क्या बनाएगा, एक वृत्त बनाएगा। क्या बनाएगा, एक वृत्त बनाएगा ऐसा, ठीक है। तो एक वृत्त बनाएगा तो एक चक्र में आपको पॉजिटिव और एक चक्र में माइनस मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है वो शून्य होता है, एक बार पॉजिटिव एक बार माइनस। तो औसत का मतलब क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर पूरे चक्र के लिए देखेंगे तो ये चीज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे हम इस पर और डिस्कस करेंगे। अब यहां पर इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा आपको ऐसे लिखनी है कि ऐसी धारा जिसका दिशा नियत हो, जिसकी दिशा नियत हो, परिमाण बदले या न बदले, उसे हम दिष्ट धारा कहते हैं। ये आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, डायग्राम इस तरह से बनाएंगे और ये इसका परिपथ में सिंबल है। तो इस प्रकार से हम प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा का डिफरेंस समझ सकते हैं, ठीक है। आइए हम प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में कुछ और अंतर जानते हैं, फिर हम देखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन कैसे कहते हैं, इसका औसत मान कैसे निकालते हैं, साथ में प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान भी जानेंगे। चलिए आप वीडियो को पॉज करके इसे चाहें तो स्क्रीनशॉट। मित्रों अब हम जानेंगे प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। तो अंतर देखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज में अगर आपको अंतर दिखाना हो, अंतर बताना हो, तो एक अंतर आपका वही होना चाहिए, इसकी परिभाषा। अगर आप परिभाषा याद किए हुए हैं तो पहला डिफरेंस उसकी परिभाषा ही हो जाएगी। इधर भी आप क्या करेंगे, परिभाषा लिख लेंगे तो पहला अंतर आपको प्राप्त हो जाएगा, जैसा कि अभी अभी हमने बताया है। दूसरी बात, दूसरा है कि प्रत्यावर्ती धारा को परिपथ में हम इस तरह से, इस प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरी बात हम यहाँ पर कहेंगे, इसको परिपथों में क्या करते हैं, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये परिपथ की बात है। और तीसरी बात हम यहाँ पर करेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा के जो मापक यंत्र होते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे इसके मापक यंत्र, इसके मापक यंत्र ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। किसके, ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। कंप्लीट चीजें आप कंप्लीट कर लेंगे या नोट्स में आपको मिल जाएगा। फिर तीसरी बात यहाँ पर क्या है, ये क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। किस प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, ये इसके जो मापक यंत्र होते हैं। और चौथी बात मैं कर लूं, चौथी बात यहाँ पर आपको लिखनी होगी कि सामान्य वोल्टता, सामान्य वोल्टता
कि दिष्ट धारा से यह खतरनाक होता है। क्या होता है? खतरनाक होता है। अगर बात हम करें कि समान वोल्टता की अगर कोई दिष्ट धारा है तो प्रत्यावर्ती धारा उससे क्या होती है? खतरनाक होती है। ये आपको ध्यान रखना है, खतरनाक होता है। और चौथी बात इसमें ही कर लेंगे, यह क्या होता है? सामान्य वोल्टता की प्रत्यावर्ती धारा, है ना, प्रत्यावर्ती धारा से खतरनाक होता है। ये चीज आप यहां पर मेंशन कर लेंगे, ठीक है, खतरनाक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो चौथी बात हो गई। अब पांचवी बात इसमें हम करेंगे, इसका उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में नहीं किया जाता, ठीक है। और इसका प्रयोग विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ अंतर थे प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में, जिन्हें आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मित्र, अगला है प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन। प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन, यानी प्रत्यावर्ती धारा कैसे उत्पन्न होती है, इसके बारे में जानते हैं। थोड़ा सा आपको पहले मैं पीछे लेकर चलता हूं। जैसे कि प्रत्यावर्ती धारा बनती कैसे है, कैसे उत्पन्न होती है, आप लोगों ने गांव में या फिर घरों में कभी भी देखा होगा, एक जनरेटर आता है। जब फंक्शंस होते हैं तो लाइट का इशू रहता है, इसलिए जनरेटर लाया जाता है और उसे चालू करके हम बिजली प्राप्त करते हैं, और वहां पर भी हमें प्रत्यावर्ती धारा ही मिलती है। तो प्रत्यावर्ती धारा मिलने का कारण क्या होता है? जो हमारा जनरेटर होता है उसके सामने एक एंटीनेटर लगा होता है, जिसमें एक दोनों ओर शक्तिशाली क्या होते हैं? चुंबक लगे हुए होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है? बीच में तार के फेरों की कई फेरों वाली क्या होती है? कुंडली होती है। और जब इस कुंडली को इस शक्तिशाली चुंबक के बीच घुमाया जाता है तो क्या होता है? इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यही चीज आप लोगों को पहले भी बताया गया है, पर यहां पर भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में या किसी भी चालक को घुमाते हैं तेजी से, तो क्या होगा कि इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और वही प्रेरित विद्युत वाहक बल इसमें प्रेरित धारा का रूप ले लेगा, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको समझना है। अब इसी चीज को हम यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा के रूप में, उत्पादन के रूप में समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि यहाँ पर जो भी बातें मैं बोल रहा हूं वो आपको लिखना जरूरी है। जैसे हमें यहाँ पर लिखना चाहिए, माना कि n फेरों वाली जो है एक कुंडली है, जो बी चुंबकीय क्षेत्र में है ना, इसको क्या किया जाता है? ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जाता है। यानी आपको यहाँ पर सिंबल क्या लेने हैं? n फेरों वाली कुंडली होगी, बी चुंबकीय क्षेत्र होगा, जिसमें कुंडली का जो क्षेत्रफल a है इसको ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जा रहा है। ये चीज आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा मित्र, इस जहां पर आपको इसका स्टेटमेंट लिखना है। अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि जब कोई कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाएगा तो वहां पर क्या होगा? n फेरे से n से निकलने वाली जो बल चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो s में जा रही होती हैं, और बार बार ये घूमने से इसकी क्या होगा? फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो हम पहले फ्लक्स निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं
कि हम जानते हैं कि फ्लक्स फाई बराबर होता है एन बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब थीटा की जगह पे हम यहाँ पर थीटा अभी लिख ले रहे हैं, बाद में हम इसे थोड़ा चेंज करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा सर हमने तो फाई बराबर बी ए कॉस थीटा पढ़ा था, आप यहाँ पर एन क्यों लगा दिए? तो मित्र समझो, जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हम फ्लक्स की बात करते थे फॉर्मूले की, तो वहां पर हम एक ही कुंडली लेते थे, एक ही लूप लेते थे, है ना। तो वहां पर हम एक लिखते हैं, एक लिखने से फर्क नहीं पड़ता। अब जब हम फ्लक्स फेरे ज्यादा बढ़ा देंगे तो फ्लक्स और ज्यादा होंगे, इसलिए हम यहाँ पर फ्लक्स में एन का गुणा कर रहे हैं। एन क्या है? फेरों की संख्या है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन टी। अब ये क्या है? वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, तो कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय होगा। अब अगर यहाँ पर अपॉन 1 मान के हम यहाँ करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा मित्र? ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। अब ये चीज अगर यहाँ पर रख दें तो हम कह सकते हैं कि फाई बराबर आ जाएगा एन बी ए, और यहाँ पर मित्र आ जाएगा कास ओमेगा टी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, टी के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, क्या करने पर? अवकलन करने पर। तो अवकलन करेंगे बिल्कुल। देखिए, मैथ वाले ये चीज पोर्शन ज्यादा समझते हैं, जो भी बायो के स्टूडेंट हैं उन्हें यहाँ प्रॉब्लम होती है, पर हम बिल्कुल क्रिस्टलाइन क्लियर कर देंगे सारे कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। चलिए देखते हैं, दोनों पक्षों का करेंगे टी के सापेक्ष, तो इधर डी अपॉन डी टी लगा देते हैं मित्र, और यहाँ पर फाई है तो फाई यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, डी अपॉन डी टी लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए एन बी और ए क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। मतलब आप सोचो कि फेरों की संख्या इसमें ज्यादा है, जितनी भी होगी, जब हम कुंडली को घुमाएंगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि फेरे कम ज्यादा हो जाएंगे, और चुंबकीय क्षेत्र भी क्या है? फिक्स है, वो भी नहीं बदलेगा, जो इसका क्षेत्रफल है वो भी नहीं बदलेगा। देखिए मित्र, अवकलन हो या समाकलन हो, जो चीजें वेरिएबल होती हैं, वेरिएबल मतलब परिवर्तनशील हैं, उन्हें हम क्या करेंगे? रिस्पेक्ट में लेंगे, मतलब सापेक्ष लेंगे, अदरवाइज बाकी की चीजें हम कांस्टेंट रखेंगे। कभी भी आप पूरे फिजिक्स में देखेंगे कि जब भी हम अवकलन समाकलन करेंगे तो जो चीजें कांस्टेंट होंगी उनका ना तो अवकलन होगा ना ही समाकलन होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये वेरिएबल नहीं है, इसलिए हम एन बी ए और यहाँ पर कॉस ओमेगा टी जो ले रहे हैं, इसका हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। तो ये आगे आ गया और यहाँ पर आ जाएगा मित्र कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब आगे समझते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये फॉर्मूला हमने बताया था कि डी फाई बटे डी टी वो हमारा क्या होता है? विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन, या आप इसे ई भी कह सकते हैं अभी के लिए। तो ये हो गया, लेकिन हमने ये फॉर्मूला जब बताया था तो आपको ध्यान हो कि हमने यहाँ पर ई बराबर कहा था माइनस डी फाई बटे डी टी हुआ था। तो यहाँ पर अगर ये ले रहे हैं तो ये माइनस यहाँ पर चला आएगा, यहाँ पर भी मैं माइनस लगा ले रहा हूँ, बराबर। यहाँ पर देखिए डी अपॉन डी टी कास ओमेगा टी का होता है माइनस साइन ओमेगा टी। तो यहाँ एन बी ए रख ले रहा हूँ, इसका क्या हो जाएगा? माइनस साइन ओमेगा टी। और अवकलन में जैसे हमने टी के सापेक्ष किया है तो यहाँ टी ही केवल नहीं है, अगर कभी भी अवकलन किया जाए तो जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसमें जिस पद का मल्टीप्लाई हो रहा है, आप समझिए इसको हम पुनः यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे इसका हम दोबारा से अवकलन करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा बात है, तो मैथ वाले तो इसे आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन मैं बायो के स्टूडेंट से यही कहना चाहूंगा कि कभी भी जब भी आप देखें जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, अगर उसके बगल में किसी भी नंबर का, किसी भी राशि का गुणा हो रहा है तो उसका दोबारा से गुणा कर दें, काम बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र। अब यहाँ देखिए ये माइनस आगे आएगा तो माइनस से माइनस क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा
एन बी ए, और ये ओमेगा यहाँ चला आएगा और यहाँ पर आ जाएगा मित्र साइन ओमेगा टी। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अब हम यहाँ पर कहते हैं कि विद्युत वाहक बल के अधिकतम मान के लिए, ये वाला जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है, इसका अगर हम अधिकतम मान निकालें तो हम यहाँ पर लिखेंगे एप्सिलॉन के अधिकतम मान के लिए, क्या लिखेंगे, अधिकतम मान के लिए। तो अधिकतम मान के लिए, वैसे आपको ये चीज बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे हटा भी सकते हैं, मैंने ये केवल आप लोगों को फील लाने के लिए ऐसा किया है। तो अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान कब आएगा, जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन ओमेगा टी बराबर क्या हो जाएगा, 1। वैसे साइन की वैल्यू 0 भी होती है, 1/2 भी होती है, ऐसे फ्रैक्शन में भी होता है, लेकिन अधिकतम वैल्यू साइन में क्या होता है, +1 होता है। तो अधिकतम हम यहाँ पर ले लिए। अच्छा, अधिकतम अगर इतना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि साइन ओमेगा या साइन की सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है, आप ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो ये सबसे अधिकतम मान है, तो इसका अर्थ यही हुआ कि साइन ओमेगा टी का मान अगर 1 है तो यहाँ पर क्या होगा, 90, यानी ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री रहेगी। वह वो छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर अगर साइन ओमेगा टी का मान 1 हो जाएगा तो ये अधिकतम मान हो जाएगा ई, और इसको ई नॉट बराबर हम लिख लेंगे एन बी ए, और ये हो जाएगा ओमेगा। अधिकतम मान के लिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ई नॉट लिख रहे हैं। ठीक है, और आप इसको अधिकतम कह सकते हैं या मैक्सिमम भी लिखा जा सकता है, लेकिन आप ई नॉट ही यहाँ पर प्रदर्शित करें तो ज्यादा बेटर होगा। अब यहाँ पर एन बी ए ओमेगा का ये जो मान है उसको समीकरण 1 में डाल देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम यहाँ पर देखेंगे मित्र, ये ई बराबर, इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, ये रख देंगे ई नॉट। ठीक है, या हम ई 0 कह सकते हैं। वैसे ये एप्सिलॉन बना हुआ है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक, और यहाँ पर आ जाएगा साइन ओमेगा टी। ये आपका सबसे मेन फॉर्मूला है, इसे आपको जरूर से जरूर लर्न रखना है। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब ये हमारा क्या है, विद्युत वाहक बल है। अब हम यहाँ पर अगर धारा का मान निकालना चाहते हैं तो दोनों पक्षों में आर से क्या करते हैं, भाग देते हैं। आर मतलब क्या है, आर का मतलब प्रतिरोध है। वैसे इसे विभव के पद में हम चाहें तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला आप ये भी याद रखिएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं आर से भाग देने पर, भाग देने पर, तो जब भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा मित्र, ये V बटे आर बराबर हो जाएगा V नॉट बटे आर, और ये बराबर, सॉरी बराबर नहीं, यहाँ पर आ जाएगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा। विभव बटे प्रतिरोध बराबर क्या होता है, धारा, और यहाँ अधिकतम मान है तो आई नॉट भी कह देंगे, और ये हमारा आ जाएगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो ये धारा हमारा आ जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा इस प्रकार से उत्पन्न की जाती है। जहां हम यहाँ पर ये चीजें लिखेंगे, यहाँ पर लिख लीजिएगा, जहां आई नॉट धारा का शिखर मान है, धारा का शिखर मान है। मित्र, शिखर मान का मतलब क्या है, शिखर मान का मतलब है धारा का अधिकतम मान है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अब इसके थोड़ा से ग्राफ की बात करते हैं, कैसे ग्राफ खींचा जाएगा। देखिए, अगर हम इस इक्वेशन को ले लें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक ग्राफ बनाना है। ठीक है, एक इस तरह से ग्राफ बनाइएगा, यहाँ ओमेगा टी रखिएगा। एक साइड में हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पर अगर ये ओमेगा टी की वैल्यू हम ले रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर ले रहे हैं, ओमेगा टी, ओमेगा टी का मान क्या है, कोण के रूप में है, तो कोण 0 भी हो सकता है। फिर यहाँ पर π/2 यानी 90 भी हो सकता है। ठीक है, 90 के बाद आपका पाई 180 हो सकता है। फिर यहाँ पर 3π/2 जिसको हम 270 कहते हैं, ये भी होगा, और 360 को हम कह सकते हैं मित्र 2π होगा। आप ये ध्यान रखिए, 0, 90, 180, 270 और 360। ठीक है, तब यहाँ पर आप ध्यान रखिए, ये हमारा जो साइन ओमेगा टी है तो वहां की वैल्यू क्या होगी, आप देखिए ओमेगा टी की जगह 0 अंश होगा तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है।
इसकी वैल्यू 1 होती है, साइन 90 का मान 1 होगा और इसका मान अगेन 0 हो जाएगा और इसका मान हमारा -1 हो जाएगा और इसका मान पुनः 0 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखिए क्या होगा, हमने कहा कि 0 अंश पर, ठीक है, 0 अंश पर यहाँ पर 0 पर क्या होगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 ही होगी। फिर हमने कहा कि 90 जब अंश होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 मतलब यहाँ पर 1 यहाँ डाल देते हैं, ठीक है, 90 पर और पुनः क्या 180 पर पुनः 0 हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से ये चक्र चलेगा। ये हमारा 0 अंश है और यहाँ पर क्या है होगा मित्र π/2 और ये हमारा क्या है पाई, पुनः 0 हो रहा है ना, तो 0 कर लेंगे। अब फिर क्या है यहाँ पर माइनस। अच्छा, ये ग्राफ ना समझ में आए तो कॉर्टेंशियल प्लेन जानिए, ये बिल्कुल कॉर्टेंशियल प्लेन की तरह है जहां पर हमने इसे छोड़ दिया है। अब ये प्लस होता है y में, ये माइनस होता है, तो ये प्लस साइड हमने दिखाया है। ये हमारा धारा का या फिर कह सकते हैं विद्युत वाहक बल या विभव का क्या है, पॉजिटिव साइड है। और उतना ही दूर यहाँ पर क्या हो जाएगा मित्र, माइनस साइड हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब आप देखो इधर क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं 270, इस पर पुनः क्या हो रहा है, -1 के बराबर हो रहा है, तो इसको यहाँ तक ले जाएंगे, ये हमारा क्या होगा 3π/2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, पुनः 0 होना है, तो यहाँ पर ले जाकर कर देंगे और ये एंगल कितना है हमारा 2π के बराबर है, ठीक है मित्र। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होगी, इस प्रकार से उत्पन्न होगी। मित्र मैथ की भाषा में इसे हम साइन वक्र भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, इसे साइन वक्र भी कहते हैं, साइन वक्र भी कहते हैं, ये चीज है। तो इस प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन होता है और हमने बताया कि प्रत्यावर्ती धारा इस प्रकार से बदलती है। देखा आपने कितना आसान है, बहुत ही आसान है, आप इसे जरूर कर सकते हैं, ठीक है। बस अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह जाए तो आप वीडियो को एक बार पुनः रिवाइंड करके जरूर देखिए, 100% सारी चीजें क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएंगे मित्र। तो इसीलिए प्रत्यावर्ती धारा को हम परिपथों में क्या करते हैं, इस सिंबल से दिखाते रहते हैं। तो ये था आपका प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन, इसे हम पहले भी बता चुके हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो वहां से क्लियर होगा, अदरवाइज पुनः इस चैप्टर में भी इसको आपको लगाना है। तो वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। मित्रों इसी के अंतर्गत हम आगे एक अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होगा प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। क्या होगा मित्र, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, ठीक है, औसत मान। वो चीज हम बता भी चुके हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, पर ये चीज हम कैसे वेरीफाई करेंगे, तो आइए इसी को समझते हैं। मैं आपको यहाँ पर दो मेथड बताऊंगा, एक थोड़ा सा टिपिकल होगा और एक क्या होगा, इजी होगा। तो इजी वे में पहले समझते हैं, फिर डिफिकल्ट भी समझेंगे। जिनको ये चीजें समझ में आती हैं, जरूरत है तो यही देख लें, अदरवाइज आगे भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा के स्टेटमेंट के लिए आप यहाँ पर कुछ लिखेंगे। क्या लिखने वाले हैं, तो हम यही कहेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा के एक अर्ध चक्र में मान क्या होता है, धनात्मक, और दूसरे अर्ध चक्र में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसीलिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान जो होता है वो 0 होता है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा, हम जानते हैं कि आई एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होगा वहां पर हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा I बराबर क्या होता है, I0 साइन ओमेगा टी, ये चीज होता है, आप जानते हैं, समझिएगा। अब यहाँ पर क्या है, औसत मान आई एवरेज, वैसे यहाँ आई ही हमने लिखा था तो आई एवरेज लिख लेते हैं और ये हमारा हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी। तो हम यहाँ पर एक चीज और लिखते हैं, एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण, वैसे आप अभी यहाँ ये चीज मिटा दीजिए क्योंकि ये चीज हम जानते हैं, एक पूर्ण चक्र के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे आई एवरेज बराबर
एक पूर्ण चक्र के लिए आप देखिएगा कि ओमेगा टी का मान क्या होता है, 2 पाई के इक्वल होता है। 2 पाई का मतलब क्या है, 360 अंश। एक चक्र में क्या होगा, 360 अंश ही पूरा होगा। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं आई एवरेज बराबर आई नॉट, और ये हमारा आ जाएगा साइन ओमेगा टी की जगह पे अब हम रख देंगे 2 पाई। तो अब हम जानते हैं कि आई एवरेज बराबर आई नॉट और साइन 2 पाई का मान क्या हो जाएगा मित्र, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है मित्र, वो हमारा क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। वैसे ये काफी आसान है, सभी लोग कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आइए हम इसके वैकल्पिक विधि की बात करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल होगा, वैकल्पिक विधि। वैसे मैं सभी बायो के स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि भाई यही करो, बायो हो या मैथ हो, सारे स्टूडेंट्स के लिए यही चीजें आसान है, यही कर भी लो, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर इस विधि का ही हम इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि अगर आप इस विधि को समझ लेंगे तो इसके बाद जो हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, तो वहां पर थोड़ी सी मदद जरूर मिलेगी। लेकिन चलते हैं, समझते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि यहाँ पर हमने कहा कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान मतलब आई एवरेज बराबर, औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग यानी हम क्या कर रहे हैं, किसको जोड़ रहे हैं, धारा को जोड़ रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे धारा आई, है ना, इसको जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, समाकलन का इस्तेमाल करेंगे। समाकलन इस्तेमाल करेंगे 0 से लेकर टी तक। ये टी का है, आवर्तकाल है, 0 समय से लेकर आवर्तकाल। जैसे एक चक्र में जितना समय लेगा, एक चक्र में जितना समय लेगा वो हमारा आवर्तकाल कहलाता है, 0 से लेकर टी तक। ये समय बता रहे हैं हम, 0 से लेकर टी तक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुनः dt, समय के साथ करते हैं। अब जहां तक जोड़ेंगे उतने ही पद होंगे। पदों का योग बटे क्या होता है, पदों की संख्या। तो यहाँ पर हम संख्या का इस्तेमाल कर लेंगे। अब संख्या क्या हो जाएगी, 0 से टी तक, तो हमने यहाँ पर टी कंसीडर कर लिया। तो ये चीज आपको अगर आपने लिख ली है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। औसत यानी औसत या माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। हम क्या कर रहे हैं, धारा का निकाल रहे हैं, तो धारा को ही जोड़ेंगे ना। तो धारा को हमने जोड़ लिया, अब जोड़ रहे हैं 0 से लेकर टी तक। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आइए इसे अब आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे आई एवरेज बराबर, यहाँ देखिए ऊपर से एक कॉमन कर लीजिए मित्र, और नीचे से क्या होगा, टी कॉमन हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू टी, और ये आई का मान है आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये हमारा हो जाएगा डी टी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आई नॉट भी कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा मित्र आई नॉट, और ये अपॉन हो जाएगा टी, इंटीग्रेशन 0 टू टी। ये आप कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या बचेगा देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है, आई नॉट कॉमन कर लें, तो ये हो जाएगा आई नॉट और अपॉन हो जाएगा कैपिटल टी। और वैसे इंटीग्रेशन सिर्फ साइन ओमेगा टी बचेगा। क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी बचेगा। तो हम यहाँ पर साइन ओमेगा टी जो है उसको हम लिख लेते हैं किस पद में, साइन ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइन ओमेगा टी का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, आप बताइए। साइन ओमेगा टी का क्या होता है, माइनस कास ओमेगा टी। और अवकलन में हमने कहा था टी जिसका गुणा हो रहा है उसका क्या करेंगे, पुनः गुणा करेंगे। लेकिन ये हमारा क्या है, समाकलन है, तो इस चीज का हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। और बाकी जो निम्न सीमा है वो लगा दीजिए, उच्च सीमा लगा दीजिए।
बाकी आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस को भी आगे कर लीजिए, आई नॉट हो जाएगा, और ओमेगा को भी बाहर कर लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा टी, और यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा। ये चीज आप कर लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए पहले हम क्या करेंगे, उच्च सीमा रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कास ओमेगा, और टी की जगह पे ये कैपिटल टी हो जाएगा माइनस, फिर हमारा यहाँ पर आ जाएगा कास और ओमेगा हो जाएगा, और इस टी की जगह पर टी ही तो वेरिएबल है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, जीरो अंश रख देंगे। आइए थोड़ा सा और आगे समझते हैं। तो ये माइनस आई नॉट, और यहाँ आ जाएगा टी और ओमेगा, और यहाँ पर समझिएगा इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा मित्र कॉस, ये ओमेगा को हम जानते हैं कि 2 पाई और अपॉन टी लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन टी रख सकते हैं, और ये फॉर्मूला होता है, आप ध्यान रखिएगा। माइनस यहाँ पर कास क्या हो जाएगा, जीरो अंश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए कास जीरो हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये हमारा माइनस और ये टी ओमेगा आ जाएगा। यहाँ पर देखिए काश 2 पाई हो रहा है, काश 2 पाई का मतलब क्या हो जाएगा, 360, और काश 360 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, माइनस काश 0 अंश का भी मान क्या होता है, 1 होता है। अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे माइनस आई नॉट, और ये हमारा टी और ओमेगा आ रहा है, एक में से एक जाएगा जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मित्र कि आई एवरेज का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई एवरेज का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस विधि से भी हम प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान को समझ सकते हैं। वैसे मैं जान रहा हूं कि ये चीजें आपके लिए हो सकता है डिफिकल्ट हो गई होंगी, इसीलिए मैं बायो हो या मैथ के स्टूडेंट हो सभी के लिए सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इसी को समझें। इसमें बड़ा आसान है, आपने देखा कि धारा का ये फॉर्मूला हमें पता है, पूर्ण चक्र के लिए ओमेगा टी बराबर 2 पाई रख दिया। अब 2 पाई साइन 2 पाई का मान क्या होता है, जीरो होता है, आंसर जीरो हो जाएगा, बस सिंपल सी बात आ गई। दोस्तों इस प्रकार से हम अपने इस वीडियो को आज यहीं पर रोक रहे हैं, बाकी की चीजें हम अगले दिन सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और इन सारे कंसेप्ट्स के जो नोट्स हैं वो आपको इस स्क्रीन पर मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखकर इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको चार्ज नहीं देना है। बस वीडियो को एंजॉय करते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।